2023 का सीसेट का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पैसेज नंबर 1 से। ओके, वी ऑफन हियर अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ओवर रिवर वाटर्स। ओके, ये बोल रहा है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, किस बात पर उनके ऊपर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो किस बात पर कॉन्फ्लिक्ट में है। और द रिवर वाटर ऑफ द 20 मेजर रिवर सिस्टम, तो 14 आर ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड। जितने 20 मेजर रिवर सिस्टम है उनमें से 14 तो ऑलरेडी ही वाटर स्ट्रेस्ड है। 75% पॉपुलेशन लिव्स इन द वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स, और 75% इंडिया की पॉपुलेशन है वो वाटर स्ट्रेस्ड रीजन में रह रही है। एंड अ थर्ड ऑफ होम लिव इन दी वाटर स्कैर्स एरिया, और उसका भी 1/3 जो पॉपुलेशन है वो वाटर स्कैर्स एरिया में रिसाइड कर रही है। ओके, climate change, the demands of rising population and the need of agriculture to keep pace and increased rate of urbanization and industrialization will exacerbate water stress। क्या बता रहा है कि अगर पॉपुलेशन राइज करता है और एग्रीकल्चर में भी वाटर की नीड बढ़ती जाएगी एंड इंक्रीज्ड रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, जो अर्बनाइजेशन का रेट है वो भी इंक्रीज होता जाएगा एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो इसके कारण जो वाटर स्ट्रेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक्सरबेट हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वाटर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वाटर है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, नॉट दैट ऑफ द यूनियन। यूनियन का सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट का सब्जेक्ट है वाटर, एक्सेप्ट फॉर रेगुलेशन ऑफ द इंटरस्टेट रिवर्स। ओके, नॉट दैट ऑफ द यूनियन। तो यूनियन का अगर यूनियन सब्जेक्ट नहीं है तो यूनियन सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है इंटरस्टेट रिवर्स को। ओके, की टू इंश्योर बैलेंस बिटवीन द कॉम्पीटिंग डिमांड्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इज़ अ बेसिन बेस्ड अप्रोच। और क्या बोल रहा है कि की क्या है, इंश्योर करने का बैलेंस। अब क्यों बैलेंस बना रहे हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग सेक्टर्स है जहाँ पे हमको पानी की ज़रूरत पड़ी है। कहाँ पे, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइजिंग पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर। तो अगर इन सब के बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है तो कॉम्पीटिंग डिमांड्स है ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स का अगर हमको बैलेंस बनाना है तो हमको क्या करना होगा, बेसिन बेस्ड अप्रोच अपनाना होगा टू एलोकेट वाटर अमंगस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट रीजन्स एंड स्टेट्स, ताकि हम वाटर को सही तरीके से एलोकेट कर सकें इन कॉन्स्टिट्यूएंट रीजन्स एंड स्टेट्स में। एलोकेटिंग फेयर शेयर ऑफ वाटर टू देम रिक्वायर्स असेसमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। और अगर हम देखें कि हमको फेयर शेयर करना है वाटर का, कि सारे सेक्टर पे फेयरली वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो सके, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि हम असेसमेंट करें बेस्ड ऑन किस पे, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे, सच एज स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिवर बेसिन, कि रिवर बेसिन का स्पेसिफिकेशन क्या है, कौन सा रिवर बेसिन में सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर है, कौन से में डेफिसिट है। ये सब एक असेसमेंट बेस्ड चाहिए, वो भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे। साइज और डिपेंडेंट पॉपुलेशन का कितनी है उस रिवर बेसिन के ऊपर। अब ऐसा हो सकता है ना कि किसी रिवर बेसिन है उसमें जो वाटर का अमाउंट है वो कम है, लेकिन उस एरिया के आसपास जितने लोग रह रहे हैं और वहाँ पे जो फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, तो उस टाइम पे वहाँ पर तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वाटर की, है ना। तो इसलिए हमको रिवर बेसिन एंड साइज और डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितने, इन सारे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे हमको क्या करना होगा, एलोकेट करना होगा फेयर शेयर ऑफ वाटर, एग्जिस्टिंग वाटर यूज़ एंड डिमांड, एफिशिएंसी ऑफ यूज़, प्रोजेक्टेड फ्यूचर यूज़ एक्सेट्रा, वाइल इंश्योरिंग द इन्वायरमेंटल नीड्स ऑफ द रिवर एंड एक्विफर्स। और हमको ये चीज़ भी इंश्योर करनी होगी कि इन्वायरमेंट का नीड है वाटर का, क्योंकि इन्वायरमेंट को भी तो चाहिए ना वाटर सस्टेन करने के लिए, खुद को सस्टेन करने के लिए, तो वो भी हमको इंश्योर करना होगा ऑफ द इन्वायरमेंटल नीड्स ऑफ रिवर एंड एक्विफर्स। इन चीज़ों को भी इंश्योर करना होगा। तो ये पैसेज पूरा वाटर के अराउंड ही रिवॉल्व हो रहा है। सीधा क्वेश्चन पे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट रैशनल, प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन की बात कर रहा है और वो रैशनल भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी। रिक्वायर्ड टू इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर। फेयर शेयर होना चाहिए एंड इक्विटेबली एलोकेट होना चाहिए वाटर डिफरेंट स्टेक होल्डर को। ओके, तो क्या किया जा सकता है, अ नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड, कुड बी, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि नेशनल लेवल पे, क्योंकि नेशनल लेवल पे ही चाहिए होगा ना हमको, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सारी से उसको टैकल करने होंगे।
तो और प्रैग्मेटिक और हमको बोला भी कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे हम करने वाले हैं। देन लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड, तो ये हो सकता है प्रोबेबल आंसर। आगे और ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज ऑफ एक्यूफर्स क्रिएटेड। ऑल रिवर सिस्टम है कंट्री के, उन सबको लिंक कर देंगे और बहुत बड़े बड़े एक्वीफर बना देंगे। बट ये तो सही नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमको पैसेज में क्या बोला, क्योंकि अगर हमको फेयर शेयर ऑफ वाटर करना है तो उसके लिए असेसमेंट चाहिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे कि स्पेसिफिसिटीज़ लाइक रिवर बेसिन, उसके ऊपर डिपेंडेंट कितने पॉपुलेशन है। अब हम सारे ही रिवर को ऐसे लिंक कर देंगे और पता चला कि इस रिवर बेसिन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, इस वाले पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, और लिंक करने के बाद पानी इधर ज़्यादा आ रहा है, मतलब इधर ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो और साथ ही साथ ह्यूज एक्वीफर क्रिएट करें, इतना ये प्रैक्टिकल और ऊपर से इमीडिएट एक्शन की बात कर रहा है ना, तो ये रैशनल प्रैक्टिकल तो है भी नहीं, इसलिए ये तो नहीं हो सकता आंसर। वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड। अब अगर हम वाटर सरप्लस एंड सरप्लस रीजन और वाटर डेफिसिट वाले रीजन को हम क्रिएट करते हैं, तो चलो ये रैशनल तो लग रहा है, लेकिन इमीडिएट एक्शन नहीं है ये, इसमें टाइम लगेगा कि वाटर सरप्लस वाले रीजन कौन से हैं और वाटर डेफिसिट वाले रीजन, और साथ ही साथ हमको बाकी स्टेक होल्डर को भी फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन करना होगा वाटर का, तो दैट कुड नॉट बी द इमीडिएट एक्शन। देन डी क्या बोल रहा है, टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड, कि मिटिगेट करना है अगर वाटर क्राइसिस को तो इनका डिमांड को रिड्यूस कर दो, तो वाटर क्राइसिस क्या ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ये तो बहुत टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है, फर्दर और डिमांड बढ़ेगी ही ना फ्यूचर में, तो ये सही सॉल्यूशन नहीं है, रैशनल सॉल्यूशन नहीं है, तो यही सबसे बेटर ऑप्शन है ए। ओके, सेकेंड पैसेज में आता है, मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वेमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन ऑफ वर्किंग एज सफर फ्रॉम द एनीमिया। मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वेमेन मतलब हाफ से ज़्यादा इंडियन वेमेन एंड अराउंड ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन सफ़र कर रहे हैं, ये जो वर्किंग एज का बता रहा है। ओके, वर्किंग एज वेमेन एंड मतलब मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वेमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ द इंडियन मैन ऑफ वर्किंग एज। अच्छा, ये वर्किंग एज वाले मैन हैं, वो सफ़र कर रहे हैं एनीमिया से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़ दे आर एनीवेयर फ्रॉम 5 to 15% लेस प्रोडक्टिव। अब एनीमिया से सफ़र करेंगे तो क्या होगा, लेस प्रोडक्टिव तो होंगे, दैन दे कुड बी एज अ रिजल्ट देयर ऑफ। इंडिया ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट ट्यूबरकुलोसिस बर्डन इन द वर्ल्ड, और इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट भी है, मतलब टीबी के पेशेंट भी सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है, ये बता रहा है वर्ल्ड में अगर हम देख रहे हैं तो। कॉस्टिंग 170 मिलियन वर्क डेज टू दी कंट्री एनुअली, जो कि कॉस्ट कर रहा है हमको क्या, 170 मिलियन वर्क डेज। अगर ये हेल्दी होते तो इतना जो वर्क डेज हमारा जो डेफिसिट में जा रहा है वो नहीं जाता, और वो अच्छे से काम करते हैं तो इकोनॉमिकली और ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाती हमारी कंट्री, है ना। बट वॉट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज लॉस्ट प्रोडक्टिविटी नाउ इज़ लॉस्ट पोटेंशियल इन द फ्यूचर। अब यहाँ पर और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये हो गया है कि लॉस्ट प्रोडक्टिविटी तो समझ आ रही है हमको कि वो 170 मिलियन वर्क डेज काम नहीं कर पाएंगे लेस प्रोडक्टिव होने के कारण, और साथ ही साथ हमको लॉस्ट पोटेंशियल भी दिख रहा है फ्यूचर में, कि फ्यूचर में जो पोटेंशियल हो सकता था वो भी नहीं है, नहीं हो पा रहा है। It is becoming increasingly clear that on many measures of the cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 to 3 times worse than their adequately nourished peers. और ये becoming बहुत ज़्यादा अब क्लियर होता जा रहा है कि बहुत सारे मेजर्स that on many measures of cognitive ability, अब ये बहुत क्लियर हो चुका है कि जो कॉग्निटिव एबिलिटी के डिफरेंट मेजर्स पे अगर हम देखें तो जो माल नरिस्ड इंडियन चिल्ड्रन है वो कम, मतलब कि वो ज़्यादा वर्स परफॉर्म करते हैं, 2 to 3 टाइम्स वर्स परफॉर्म करते हैं अगर उनके काउंटर पार्ट में किसी एक जो नरिस्ड पियर है उसको लेके आया जाए तो। फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन दी हाईली स्किल्ड वर्कर्स, दिस पॉजेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। अगर हम इकोनॉमी की बात करें जो कि ज़्यादा डिपेंडेंट किसके ऊपर होती है, जो कि हाईली स्किल्ड होते हैं, और तब तो ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज बन जाता है, क्योंकि अगर लेस प्रोडक्टिव है तो वो
वो स्किल्ड थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने ही नरिस्ड पीयर्स है उनके कंपैरिजन में वर्स परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। एंड इट इज़ वन दैट रियली शुड बी एड्रेस्ड गिवन इंडियाज डेमोग्राफिक आउटलुक। और इंडिया के डेमोग्राफिक आउटलुक को देखते हुए इस इशू को हमको रियली एड्रेस करना चाहिए, ठीक है। अब सीधा पैसेज के क्वेश्चन में आते हैं। पहले हमने समराइज़ कर लिया कि एनेमिक है, बता रहा है कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, इन सब के बारे में बताया। और हमारी जो इकोनॉमी है वो हाई स्किल्ड वर्कर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और अगर वो ही हेल्दी नहीं होंगे, प्रोडक्टिव नहीं होंगे, तो ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। और इंडिया की डेमोग्राफिक आउटलुक को देखते हुए इस इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये पैसेज का क्रक्स है, ठीक है। अब बोला कि फॉलोइंग स्टेटमेंट को हमको कंसिडर करना है और बताना है कि बेस्ट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, व्हाट इज़ एम्प्लाइड बाय द पैसेज। पहला ये बोला है एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज। बट इससे पैसेज का कोर इशू तो नहीं रिजॉल्व होगा। ये तो बहुत ज़्यादा नैरो इंटरप्रेट कर रहा है कि एजुकेशन सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन कर दो, और वो भी रूरल एरियाज़ की। हमको ये दिक्कत थोड़ी नहीं कि रूरल एरियाज़ में एजुकेशन सिस्टम नहीं है इसलिए वो प्रोडक्टिव नहीं है, बल्कि क्योंकि वो एनीमिक है और माल नरिस्ड है इसलिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में कोई दिक्कत इस पैसेज में नहीं आउटलाइन किया है। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ द नीड ऑफ द आवर। स्किल डेवलपमेंट का इशू नहीं है, स्किल तो तब भी ठीक हो जाएगी ना जब हम एनेमिक का इशू या फिर प्रोडक्टिविटी का इशू और माल नरिशमेंट का इशू रिजॉल्व करेंगे, तो इससे ये भी सही नहीं है। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड्स टू बी स्पेशल अटेंशन। कि ये बोल रहा है कि अगर इकोनॉमी को डेवलप करना है तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है जो स्किल्ड वर्कर्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही स्पेशल अटेंशन दो। ये कैसा ही सॉल्यूशन हो सकता है? ये तो लॉजिकली भी हम बिना पैसेज पढ़ के भी ये बोल सकते हैं कि सिर्फ स्किल्ड वर्कर को के हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे कैसे कोई फोकस कर सकता है, मतलब बाकी इंसान के हेल्थ पे फोकस नहीं करना चाहिए किसी को। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है खुद में ही। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज इनविसाज्ड बाई अस। जो रैपिड ग्रोथ हम इन्विसाज कर रहे हैं, अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। हाँ, ये बात सही बोला, यही बोल रहा था पैसेज में भी कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है लोगों का, उसके ऊपर हमको फोकस करना चाहिए क्योंकि उसके कारण हमको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का लॉस वगैरह हो रहा है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पैसेज में आते हैं। इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर मार्जिनल एंड स्मॉल। इंडिया में बोल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ फार्मर को कैसे हैं? मार्जिनल एंड स्मॉल है, लेस एजुकेटेड है एंड पॉजेस लो अडॉप्टिव कैपेबिलिटीज़ टू क्लाइमेट चेंज। तो इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स ऐसे हैं जो कि मार्जिनल एंड स्मॉल है और वो लेस एजुकेटेड है, तो उनके पास क्या है? अडॉप्टिव कैपेबिलिटीज़ है क्लाइमेट चेंज के लिए, वो कम है कि वो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से अडॉप्ट करना है तो बहुत सारे उनको चेंजेस लाने पड़ेंगे और इतना ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज है नहीं। परहैप्स बिकॉज ऑफ द क्रेडिट एंड अदर कॉन्स्ट्रेंट। हो सकता है कि शायद ये क्रेडिट या फिर अदर कॉन्स्ट्रेंट के कारण हो। सो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट autonomous adaptation to the climate change. Even if it was possible, it would not be sufficient to offset losses from climate change. तो इसलिए कोई भी हम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऑटोनोमस अडॉप्टेशन हो जाए क्लाइमेट चेंज का, कि सब के सब लोग अडॉप्ट कर लेंगे क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा ये क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम सॉल्व। अगर ये हो भी जाता कि सबके सब अडॉप्ट कर भी लेते ना, इट वुड नॉट बी सफिशिएंट टू ऑफसेट द लॉसेस फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। तो भी हम जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो लॉसेस हो रहे हैं उनको ऑफसेट नहीं कर पाते, मतलब उनसे नहीं निपट पाते सफिशिएंटली। टू डील विद दिस अडॉप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इज़ पैरामाउंट। और अगर हमको इस चीज़ से डील करना है तो हमको अडॉप्टेशन है क्लाइमेट चेंज के तरफ हमको अडॉप्ट करना ये पैरामाउंट है, अलॉन्ग साइड अ फास्ट मिटिगेशन रिस्पॉन्स। और उसके साथ ही हमको मिटिगेट करने के लिए भी कुछ करना होगा और फास्ट मिटिगेशन रिस्पॉन्स देना होगा। ओके, अनदर सॉल्यूशन क्या हो सकता है? टू हैव अ प्लान और पॉलिसी ड्रिवन अडॉप्टेशन। अनदर सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम ये तो पॉलिसी ड्रिवन अडॉप्टेशन कर लें, प्लान करके कि कोई पॉलिसी बनाएं और क्लाइमेट चेंज के टूवर्ड्स अडॉप्ट करें, विच वुड रिक्वायर दी गवर्नमेंट टू कम अप विद पॉलिसी रिकमेंडेशन। और जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी गवर्नमेंट की कि वो आए और पॉलिसी रिकमेंड करे जिससे हम क्लाइमेट चेंज की तरफ अडॉप्ट कर सकें।
परसेप्शन इज़ नेसेसरी प्री रिक्विजिट फॉर द अडॉप्टेशन। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा अथॉरिटेटिव बोला कि परसेप्शन है वो ज़रूरी है, प्री रिक्विजिट है फॉर अडॉप्टेशन, कि अगर आप अडॉप्ट करना चाह रहे हो क्लाइमेट चेंज की तरफ तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका परसेप्शन क्या है क्लाइमेट चेंज को लेकर। वेदर फार्मर्स आर अडॉप्टिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू क्लाइमेट चेंज डिपेंड्स ऑन द वेदर दे परसीव इट और नॉट। फार्मर्स हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्लाइमेट चेंज के तरफ, तो ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या वो परसीव करते हैं कि उनको क्लाइमेट चेंज के लिए अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं। हाउएवर दिस इज़ नॉट ऑलवेज इनफ फॉर अडॉप्टेशन। पर हाँ, ये बात सही है कि परसेप्शन सिर्फ इनफ नहीं है कि अगर आप परसीव कर पा रहे हो कि हाँ क्लाइमेट चेंज से अडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये हो जाएगा ये सब, तो बट ये चीज़ इनफ नहीं है ना अडॉप्टेशन के लिए। आपके परसीव करने से रियल में कोई ग्राउंड वर्क तो हुआ नहीं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ अ फार्मर परसीव्स द रिस्क एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज। पर यह इम्पॉर्टेंट है परसीव करना, क्योंकि अगर फार्मर परसीव कर पा रहा है कि अगर वो क्लाइमेट चेंज से अडॉप्ट नहीं करता तो क्या रिस्क एसोसिएटेड हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज से। ओके, तो परसेप्शन इम्पॉर्टेंट है, ये कुछ बता रहा है। तो देखते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। अडॉप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्सेज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, ऐसा स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं होगा कि सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्लाइमेट चेंज मिटिगेट। इंडिविजुअल का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो फर्स्ट कैन नॉट बी द आंसर। और पैसेज में तो ये बोला भी नहीं कि गवर्नमेंट ही है जो सब कुछ कर सकती है। गवर्नमेंट कर सकती तो वो कर लेती ना, पैसेज में बताता हमको। क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न इन द कंट्री। क्लाइमेट चेंज है वो कॉज कर रहा है चेंज गवर्नमेंट की पॉलिसी में, कि क्लाइमेट चेंज के कारण गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई। रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न, लैंड यूज पैटर्न की तो बात ही नहीं चल रही है पैसेज में, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता आंसर। रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग अडॉप्टेशन डिसीजंस। हाँ, ये पैसेज में भी यही बता रहा था कि फार्मर्स कैसे परसीव करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो कैसे रिस्क एसोसिएटेड मान रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज से। तो दैट कुड बी द आंसर इसका, क्योंकि गलत होने का कोई रीज़न हमको नहीं मिला इस स्टेटमेंट में। फिर डी देखते हैं। सिंस मिटिगेशन इज़ नॉट पॉसिबल, मिटिगेशन पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट शुड कम अप विथ पॉलिसीज़ फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। मिटिगेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो पैसेज में बोला ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। सी विल बी द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट पैसेज। द emissions human put into the atmosphere now will affect the climate in the middle of the century and onwards। क्या बोल रहा है कि जो emissions ह्यूमन कर रहे हैं ना into atmosphere, वो अफेक्ट करेगा क्लाइमेट को इन द मिडिल ऑफ द सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स, और आने वाले में, मिडिल ऑफ द सेंचुरी में भी और आने वाले टाइम में भी। टेक्नोलॉजिकल चेंज मीनवाइल कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल चीप और इट माइट नॉट। टेक्नोलॉजी में अगर चेंज लेके आते हैं हम तो हो सकता है मीनवाइल कुड मेक फ्यूचर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। तो अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो हो सकता है कि हम फॉसिल फ्यूल से दूर हट के ट्रांजिशन करें और फ्यूल from fossil fuels cheap, or it might not, leaving the world with a terrible choice between the sharply reducing emissions at huge cost or suffering through the effects of the unabated warming। क्या बोल रहा है कि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज करते हैं हम और मीनवाइल इसी बीच में क्या होगा, कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन, टेक्नोलॉजी में चेंज भी करते हैं और ट्रांजिशन भी करते हैं फॉसिल फ्यूल से दूर हट के, तो भी, और इट माइट नॉट लिविंग द वर्ल्ड, तो इसके बाद भी जो वर्ल्ड है उसके पास एक टेरिबल चॉइस आ जाएगी कि जहाँ पर हम एक तरफ रिड्यूस करना चाहेंगे इमिशन हाई कॉस्ट पे, कि हाई कॉस्ट भले ही होगा उस टेक्नोलॉजी का उसके बावजूद, पर इससे ये फ़ायदा होगा कि हम इमिशंस रिड्यूस कर पाएंगे। एक ये ऑप्शन होगा, और दूसरा क्या कि जो वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग, उससे सफ़र करना पड़ेगा हमको इफ़ेक्ट्स ऑफ। तो इन दोनों के बीच में तो यही बोल रहा है कि हमारे पास टेरिबल चॉइस यही बची है कि या तो हम रिड्यूस करें शार्पली इमिशंस को ह्यूज कॉस्ट पे, या फिर हमको सफ़र करना पड़ेगा अनअबेटेड ग्लोबल वार्मिंग से, मतलब वार्मिंग से।
बिजनेस दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम फेल। तो वो बिजनेस है जो खुद को हेज नहीं करते, जो आने वाले थ्रेट है अनसर्टन आउटकम से, तो वो फेल हो जाता है अगर वो खुद को हेजिंग करके नहीं रखते। हेजिंग मतलब कि कुछ प्रोटेक्शन के लिए कुछ मेजर्स लेके नहीं रखते। तो द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन द क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड है वो ये इस तरीके का रेकलेसनेस क्लाइमेट चेंज के लिए अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो हमको कोई ना कोई एक्शंस लेने ही होंगे। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। तो क्या क्रूशियल मैसेज ऑथर ऑफ द पैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? पहला बोल रहा है कि बिजनेस दैट कॉज इमिशंस मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पॉल्यूशन इन द फ्यूचर। जो बिजनेस इमिशंस कर रहे हैं उनको क्लोज डाउन करने की ज़रूरत है या फिर पे करने की ज़रूरत है पॉल्यूशन फॉर द फ्यूचर। ये बात ठीक है, लेकिन ये पैसेज का पूरा मेन इशू रिजॉल्व नहीं करेगा। क्रूशियल मैसेज ये थोड़ी है कि जो बिजनेसेस है वो इमिशंस कर रहे हैं तो उनको क्लोज डाउन कर दो, और पॉल्यूशन है और या फिर पॉल्यूशन के लिए पे करें फ्यूचर में। ये नहीं है। हमको ये वो बता रहा है कि इमिशंस है और उसके लिए टेक्नोलॉजिकल चेंज करने की ज़रूरत है और फॉसिल फ्यूल से अवे जाने की ज़रूरत है। तो ये तो नहीं होना चाहिए आंसर में। देन सेकेंड क्या बोल रहा है, द ओनली सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इशूज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ओनली सॉल्यूशन नहीं है। पैसेज में ये बोला कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजिकल चेंज मीनवाइल कुड, मतलब टेक्नोलॉजी में चेंज करेंगे और साथ ही साथ फॉसिल फ्यूल से अवे जाएंगे, लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन, राइट। तो साथ ही साथ ये एक्सट्रीम भी हो गया क्योंकि यही ओनली सॉल्यूशन ऐसा थोड़ी है क्लाइमेट चेंज का। तो बी तो गलत है। वेटिंग टू डील विथ कार्बन इमिशंस अंटिल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स इज़ नॉट अ वाइज स्ट्रैटेजी। हाँ, ये बात ठीक है कि जब हम लोग वेट करते रहे कि जब तक हम कार्बन इमिशन से डील नहीं कर पाते, जब तक टेक्नोलॉजी हमारी इतनी इम्प्रूव नहीं हो जाती कि हम कार्बन इमिशन से डील कर पाए, तब तक हम बैठे रहेंगे। ऐसा ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि पैसेज में यही तो बता रहा था कि टेक्नोलॉजिकल चेंज आने की ज़रूरत है, फ्यूचर में ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है। तो तब तक क्या हम ऐसे बैठे रहें? ऐसा नहीं करना है ना। तो दैट कुड बी द आंसर। बट आगे एक और ऑप्शन है, ये देख लेते हैं। सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज़ अनसर्टेन, क्योंकि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी में चेंज अनसर्टेन है, न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर ही बेस्ड होनी चाहिए। बट रिन्यूएबल एनर्जी का ऐसा कोई सॉल्यूशन हमको पैसेज में दिया नहीं कि रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू अब हम नई इंडस्ट्रीज़ को लानी होगी। तो पैसेज में भले ये स्टेटमेंट खुद में सही है कि न्यू इंडस्ट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर बेस्ड होगी तो इमिशन वगैरह कम होगा, लेकिन हमको क्या पता है कि पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे ही करना है। तो अगर पैसेज में ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है कि इसका कैसे करना है, तो दैट विल नॉट बी द आंसर। ओके, तो यही सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट पैसेज है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, उनके कारण क्या हो रहे हैं? हेल्थ प्रॉब्लम हो रहे हैं। बोल रहा है सब्सटेंशियल चेंज इन द लाइफ स्टाइल कैन रिड्यूस इन्वायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल चेंजेस लेके आए लाइफ स्टाइल में अपने, तो ये रिड्यूस कर सकता है, कैन रिड्यूस इन्वायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स। बट दिस आइडिया अपीयर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट। बट ये आइडिया है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा अगर इन्वायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम को रिड्यूस करना है। तो with environmental problems individual efforts can be perceived as having a negligible effect। अगर इन्वायरमेंट में ही प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज़्यादा मान लेते हैं एयर पॉल्यूशन ही मान लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही एयर पॉल्यूटेड है, तो इंडिविजुअल कितने ही एफर्ट कर ले खुद को बचाने का, कैन बी परसीव्ड एज अ नेग्लिजिबल इफेक्ट ही होगा उसका उसके हेल्थ पे, एंड देयरफॉर लीड टू इनर्शिया। और इसलिए फिर इंसान लाइफ स्टाइल को चेंज भी नहीं करना चाहता। विथ हेल्थ ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ लिटरली। तो अगर हेल्थ में इस तरफ अगर इंडिविजुअल कुछ ऐसे चॉइसेस अडॉप्ट करे तो वो डिफरेंस लेके आ सकता है लाइफ एंड डेथ में लिटरली। एंड येट बैरिंग अ फ्यू देयर सीम्स टू बी द सेम कलेक्टिव लेथार्जी टुवर्ड्स मेकिंग देयर चॉइसेस। बट फिर भी क्या है, इंडिविजुअल है वो थोड़ा लेथार्जिक हो जाता है इस तरीके के चॉइसेस जो लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंज लाने की ज़रूरत पड़ती है उनको करने में।
तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट इम्प्लाइज द मोस्ट रैशनल अजम्पशन, सबसे रैशनल अजम्पशन क्या होगा दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। अब अजम्पशन में हमको ये बात ध्यान रखनी है कि वो पैसेज में हमको डायरेक्टली एकदम नहीं समझ आएगा, इसके बेसिस पे क्या मैं इस पैसेज को अज्यूम कर सकती हूँ या नहीं, टोनालिटी सेम है या नहीं, ये देखना है बस, ठीक है। पहला बोल रहा है वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि पैसेज में भी हमको क्या समझ आ रहा है कि हेल्थ प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, तो क्योर पे हमको थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ना कि मतलब मोर मनी क्योर पे जाएगी रादर देन प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंट कर पाने में हम उतने ज़्यादा एबल नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में ही प्रॉब्लम है। तो दैट कुड बी द आंसर, ओके, कि ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये हो सकता है। सेकंड क्या बोल रहा है, इट इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ये हमने पहले भी देखा था कि गवर्नमेंट को ब्लेम करने से मतलब कि गवर्नमेंट ही सारा इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, ये गवर्नमेंट का ही जॉब है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये तो नहीं होने वाला कभी भी। इससे पहले में भी एक बार और ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट सिमिलर लाइन्स पे बनाया गया था, वो भी गलत था, ओके। तो थोड़ा आप समझ आ रहा होगा कि जो ऑप्शंस है वो थोड़े थोड़े थोड़ा रिपीटेटिव होते जाएंगे, ओके। तो ये हमारे लिए ईजी भी हो जाएगा एलिमिनेट करना उनको। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो ऑन अनअटेंडेड। अब ये तो हम अपने लॉजिक से भी अगर समझें तो क्या समझ आ रहा है कि हेल्थ का प्रॉब्लम है, हेल्थ है उसको हम प्रोटेक्ट कर लेंगे, भले ही इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है वो रहे जैसा है वैसा ही रहे, उसको अटेंड ना करें, उसको एड्रेस ना करें, तो भी हम अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कर सकते हैं तो इशू आता ही क्यों, अगर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम रहे जैसा भी चल रहा है उसके बाद भी अगर हम अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाते तब तो कोई इशू ही नहीं था ना, चलने तो जैसा चलना है, बट ऐसा तो नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। देन डी क्या बोल रहा है, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न वैल्यूज लेड टू सम अनहेल्दी वेज ऑफ लिविंग। क्योंकि ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल लॉस हो चुकी है और वो इन्फ्लुएंस हो रही है वेस्टर्न वैल्यू से, इसलिए ये अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग है हमारा। ऐसा कहीं पर भी पैसेज में कुछ लाइफ स्टाइल वेस्टर्न है या ट्रेडिशनल है या कौन सा बेटर है, ऐसा कोई कंपैरिजन हमको दिया नहीं, तो हम अपने से अपने जो प्रिजम्पशंस हैं उनके बेसिस पे आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। तो कौन सी लाइफ स्टाइल बेटर है इस बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन पैसेज प्रोवाइडेड नहीं है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो ए विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट रैशनल असम्पशन, ओके। नेक्स्ट पैसेज क्या बोल रहा है, मैनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड। बहुत सारे लोग राइट फूड नहीं खा रहे, तो फिर क्या खा रहे हैं। फॉर सम इट इज़ सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विद द फूड दे एन्जॉय बट विच इज़ नॉट टू हेल्दी। तो कुछ लोगों के लिए तो फूड का डिसीजन मतलब राइट फूड उनके लिए वो है जिसको खाने में उनको मज़ा आ रहा है, लेकिन हमको पता है मतलब कि वो हेल्दी नहीं है। जिन फूड को वो खाने में एंजॉय कर रहे हैं लेकिन वो हेल्दी नहीं है, दिस इज़ लीडिंग टू एन इंक्रीज इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, और जिसके कारण नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दिस इन टर्न लीड्स टू मेजर बर्डन ऑन आवर हेल्थ केयर सिस्टम। अब क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बढ़ेगी तो ये बर्डन तो होगा ना हेल्थ केयर सिस्टम पे, दैट हैव द पोटेंशियल टू डीरेल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और अगर कंट्री की मेजर पॉपुलेशन ऐसी ही मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से सफ़र करेगी तो पोटेंशियल डीरेलमेंट हो सकता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस का, विच इज़ इसेंशियल फॉर द पुअर टू इम्प्रूव देयर लाइफ। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो पुअर है वो अपने लाइफ को इम्प्रूव करे। फॉर अदर्स इट इज़ अबाउट लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड। और बाकी लोगों के लिए क्या है, न्यूट्रिशियस फूड का एक्सेस है वो बहुत लिमिटेड है, और लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी, या तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो न्यूट्रिशियस फूड है उनको, leading to the monotonous diets that do not provide the daily nutrients for them to develop fully। जिसके कारण उनकी एकदम लाइफ एकदम मोनोटोनस डाइट हो गया, उनका डेली जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो उनको मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण वो फुल्ली डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। पार्ट ऑफ द रीज़न न्यूट्रिशन इज़ अंडर थ्रेट वर्ल्ड वाइड। और जो पार्ट ऑफ इसका रीज़न क्या है, न्यूट्रिशन इज़ अंडर थ्रेट, वर्ल्ड वाइड में ही न्यूट्रिशन थ्रेट में है। इज़ आवर फूड सिस्टम आर नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग टू न्यूट्रिशनल नीड्स। क्योंकि हमारा जो फूड सिस्टम है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है न्यूट्रिशनल नीड्स। सम वॉट अलॉन्ग दैट लॉन्ग रोड फ्रॉम फार्म टू फोक देयर इज सीरियस डिटर्स टेकिंग प्लेस। फार्म से लेके फोक तक का
बहुत सारे सीरियस डिटर्स हो रहे हैं, जैसे पेस्टिसाइड ये सब डाल रहे हैं ना, ओके, जिसके कारण जो न्यूट्रिशनल नीड्स है वो हमारे फूड सिस्टम के थ्रू भी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज का क्रक्स क्या है पूछ रहा है। पहला ये बोला है द स्कीम ऑफ द यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज अ वे ऑफ पावर्टी एलिवेशन। पावर्टी एलिवेशन कहाँ पर पैसेज में बोला भाई, पावर्टी की इशू है, ऊपर से ये अपने से जो सॉल्यूशन देते रहता है ना ऑप्शन में, वो कभी भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो अब हमको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है, क्या समझ आ रहा है, जब वो कुछ ऑप्शन ऐसे दे जहाँ पे वो खुद से ही अपने से सॉल्यूशन लेके आए, वो नहीं होते सही। दूसरा, जब गवर्नमेंट को ब्लेम करे कि ये तो सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ब्लेम गेम करे कि इसके पास है चार्ज इसलिए हो रहा है ये इशू, अगर प्राइवेट की जगह पब्लिक सेक्टर को मिल जाए या पब्लिक की जगह प्राइवेट सेक्टर को मिल जाए तो इशू सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसे वाले स्टेटमेंट गलत होंगे। और खुद से ही अगर जैसे कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यूज़ को कंपेयर करने लग जाए, और पैसेज में आज सच कोई कंपैरिजन नहीं दिया था कि कौन बेटर है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, तब तक वो वाले ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। देन वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट। हमको प्लेस करना चाहिए फूड बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, इसको पॉलिसी डिबेट के बीच में। हाँ, दैट कुड बी, क्योंकि पैसेज का फोकस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन के ऊपर ही है, हाँ, तो ये हो सकता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाई क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब ये यहाँ तक तो ठीक है कि न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है फूड का उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बट अप्रोप्रिएट जीएम क्रॉप्स के थ्रू करना है, ये नहीं हो सकता सही। पहली बात तो पैसेज में जीएम क्रॉप का कोई सॉल्यूशन दिया नहीं कि कैसे न्यूट्रिशन है उसको ठीक करना है, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन लेके हम आ नहीं सकते। और दूसरी बात, जीएम क्रॉप्स अभी भी डिबेटेबल इशू है। हम तो इंडियन गवर्नमेंट तो खुद ही जीएम क्रॉप को फूड वाले में लाने दे ही नहीं रही है, बल्कि जो जीएम कॉटन है ये सब भी वो है जो इनको भी बहुत मुश्किल से ही परमिशन मिली है, और वो भी ये ऐसे प्रोडक्ट्स थे, मतलब ऐसे क्रॉप्स थे जो नॉन फूड वाले थे, तो फूड में ये जीएम क्रॉप को यूज़ करना वायबल ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो इसी तो होगा ही नहीं आंसर में। देन डी, यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और मस्ट फोर्टिफाई करेंगे फूड आइटम को विथ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। पहली बात, प्रोसेसिंग की भी बात पैसेज में नहीं किया कि फूड प्रोसेसिंग करना है, और फोर्टिफिकेशन की भी बात पैसेज में नहीं किया कि कैसे हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है आंसर में, ठीक है, क्योंकि जब तक ऐसा सॉल्यूशन पैसेज नहीं देता तब तक हम वो नहीं मानेंगे, ठीक है। तो फूड बेस्ड न्यूट्रिशन की बात कर रहा था, ये पॉलिसी डिबेट का सेंटर होना चाहिए, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट पैसेज में आते हैं, ओके। टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ pollution in cities, policymakers think that drastic actions like temporary use of the odd even number scheme for the vehicles, closing schools, factories, construction activities, and banning the use of certain type of vehicles are a way forward. लोगों को लगता है कि मतलब पॉलिसी मेकर को ये लगता है कि जो प्रॉब्लम है पॉल्यूशन का, उसको हम ड्रास्टिक एक्शंस जैसे कि ऑड इवन स्कीम ला के क्लोज कर दो स्कूल को, ये सब करके कर सकते हैं सॉल्व, बैन करके कुछ सर्टेन टाइप ऑफ व्हीकल का, यही वे फॉरवर्ड है पॉल्यूशन के प्रॉब्लम को टैकल करने का। इवन देन द एयर इज़ नॉट क्लीन, बट फिर भी क्लीन एयर तो क्लीन फिर भी नहीं है। पॉलिसी मेकर ने ये सब ड्रास्टिक एक्शन लिए तो पॉल्यूशन के प्रॉब्लम को ठीक टैकल करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी तो एयर क्लीन नहीं है। व्हीकल्स मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड कंप्राइज 1% ऑफ द टोटल। जितने टोटल व्हीकल्स हैं उनमें से 15 ईयर से ज़्यादा वाले 1% ही है, एंड टेकिंग देम ऑफ द रोड विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। और 1% बस को आप हटा भी दो रोड से तो भी कोई डिफरेंस तो नजर आएगा नहीं पॉल्यूशन में। बैनिंग सर्टेन फ्यूल्स एंड कार टाइप्स आर्बिट्रेरली इज़ नॉट प्रॉपर। अगर आप बैन कर देते हो सर्टेन टाइप ऑफ फ्यूल को और सर्टेन टाइप ऑफ कार टाइप को आर्बिट्रेरली, तो ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें डीजल इंजन प्रोड्यूस करता है मोर देन PM2.5 एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड पेट्रोल और CNG इंजन्स। तो जो डीजल इंजन है वो बल्कि ज़्यादा प्रोड्यूस करता है PM2.5
और कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस करता है देन पेट्रोल और CNG। देखो CNG जो PM2.5 ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये सब। तो CNG में भी तो इशू है, भले ही आप उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हो फिर भी। ऑन दी अदर हैंड बोथ डीजल एंड CNG इंजन प्रोड्यूस करते हैं मोर NOx देन पेट्रोल इंजन। तो CNG जो आप इंट्रोड्यूस करें उसमें भी तो फॉल्ट है ही। नो वन हैज़ मेजर्ड द अमाउंट ऑफ NOx दैट CNG इंजन आर इमिटिंग। किसी ने मेजर तो नहीं किया कि CNG कितना NOx इमिट कर रहा है। Arbitrary bans on the vehicles that have passed mandated fitness tests and periodic pollution tests are unfair। जो arbitrarily आप कभी भी बैन लगा दे रहे हो ना, arbitrary बैन जो लगा रहे हैं व्हीकल्स पे, that have passed mandated fitness test को उनके लिए मैंडेट कर दिया गया है, और पेरियोडिक पॉल्यूशन टेस्ट भी जो किया जा रहा है वो अनफेयर है। वॉट इज़ नीडेड इज़ द साइंटिफिक एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। क्या ज़रूरत क्या है। अब पैसेज में ये पहली बार है जहाँ पे खुद में ही सॉल्यूशन देगा पैसेज में, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ नीडेड, क्या ज़रूरत है। साइंटिफिक एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है अबाउट द सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन द कंटिन्यूइंग बेसिस एंड द टेक्नोलॉजीज दैट विल वर्क टू रिड्यूस पॉल्यूशन फ्रॉम देम। तो ज़रूरत किस चीज़ की है कि साइंटिफिक एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन हो कि सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट है क्या ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस पे, एंड द टेक्नोलॉजीज दैट विल वर्क टू रिड्यूस द पॉल्यूशन फ्रॉम देम। और टेक्नोलॉजी से वो वर्क की जाएंगी उन पर ताकि पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इम्प्लीकेशन। क्या है जो पैसेज कन्वे कर रहा है, ये बोल रहा है। तो आर्बिट्रेरी कर्व है व्हीकल्स पे टू रिड्यूस पॉल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंटेशन में इशू था क्या, पैसेज में ये बोला क्या कि कहीं पर भी पॉल्यूशन के लिए जो व्हीकल्स के लिए मेजर ले रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही है, नहीं, कहीं पर भी नहीं बोला। बल्कि ये तो बता रहा था ना कि आपने किया तो, लेकिन इससे कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, ये बता रहा था। सेकेंड क्या बोल रहा है, नी जर्क एक्शंस कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पॉल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव। यस, यही तो बोल रहा था कि ये जो नी जर्क आप एक्शंस ले रहे थे इससे तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं पॉल्यूशन का, बल्कि एविडेंस बेस्ड अप्रोच चाहिए। यही तो बोल रहा था ना, व्हाट इज़ नीडेड इज़ द सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट कहाँ है, क्या है, पूरे एविडेंस बेस्ड अप्रोच चाहिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो दैट कुड बी द आंसर। थर्ड ऑप्शन ये बोल रहा है, हैवी पेनाल्टी शुड बी इन्फोर्स्ड ऑन दोज ड्राइविंग विदाउट पेरियोडिक पॉल्यूशन टेस्ट। हैवी पेनाल्टी डालने से पॉल्यूशन थोड़ी कम हो जाएगा, इससे तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं। और वैसे भी यहाँ पर जब वो बात किया भी था पेरियोडिक पॉल्यूशन टेस्ट की, वहाँ पे वो बता रहा था पेरियोडिक पॉल्यूशन टेस्ट कहाँ है, ये रहा, कि आर्बिट्रेरी आप बैन तो लगा दे रहे हो कि आपको पास करना है, ये सब ये अनफेयर है बोल रहा है। तो इसके लिए पेरियोडिक पॉल्यूशन टेस्ट ये सब तो अनफेयर बोल रहा है पैसेज, तो इसके लिए तो नेगेटिव व्यू है, तो यहाँ पे कैसे पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। देन डी क्या बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ द लॉ टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन टेंड्स टू मेक आर्बिट्रेरी डिसीजन। ये बोल रहा है कि अगर मतलब कि क्योंकि हमारे पास लॉ नहीं है पॉल्यूशन के लिए, इसलिए अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस तरीके का आर्बिट्रेरी डिसीजन ले रही है। बट ये पैसेज का बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन है। पैसेज का मेन फोकस किस बात पर है कि पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, राइट। तो पॉल्यूशन के प्रॉब्लम के को सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस है, ना कि इस बात पे कि लॉ है उसके मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे आर्बिट्रेरी डिसीजन ले रहा है। तो हमको ये वाला ऑप्शन सबसे बेटर सूटेड ऑप्शन है कि नी जर्क एक्शंस है उससे सॉल्व नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, हमको एक एविडेंस बेस्ड अप्रोच लाने की ज़रूरत है। ये पूरे पैसेज को भी समराइज़ करा है क्योंकि ऊपर में पूरे एक्शंस की बात की गई, तो उसके लिए ये लाइन, और उसके बाद सॉल्यूशन बताया तो नीचे वाला का ये लाइन, ठीक है। देन नेक्स्ट पैसेज में आता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। Good corporate governance structures encourage companies to provide accountability and control। अगर good corporate governance होती है, अगर किसी कंपनी का गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर है तो वो इनकरेज करता है कंपनी को कि वो प्रोवाइड करे अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। अ फंडामेंटल रीज़न वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज़ मूव्ड ऑन टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा। फंडामेंटल रीज़न क्या है कि क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो मूव किए हैं
ऑन टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा की तरफ क्यों मूव किया है, फंडामेंटल रीज़न क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, पॉलिटिकल एजेंडा वर्ल्ड वाइड हैज़ बीन द रैपिड ग्रोथ इन द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। क्या बोल रहा है कि फंडामेंटल रीज़न कि क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस मूव किए हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा वर्ल्ड वाइड, वो ये है कि रैपिड ग्रोथ इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में देखने को मिला है। ओके, देन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनहांसेस एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बाय फर्म्स। जो इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो इन्हांस कर देती है एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बाय द फर्म्स लीडिंग टू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, हायर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। कि अगर किसी कंपनी का अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा तो ये चीज़ इन्हांस कर देती है कि उनको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी का भी एक्सेस मिल जाए, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट आए क्योंकि उस कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, हायर ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट हो। Investors look to place their funds where the standards of the disclosure of timely and accurate financial reporting and of equal treatment to all stakeholders are met। और क्या बता रहा है कि इन्वेस्टर्स हैं वो अपना फंड उन जगह पे लगाना चाहते हैं जहाँ पर स्टैंडर्ड डिस्क्लोज़र हो, टाइमली हर चीज़ हो, एक्यूरेट रिपोर्टिंग हो, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए सारे स्टेक होल्डर्स को, ये सब हो। ओके, क्वेश्चन पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द लॉजिकल इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव। क्या लॉजिकल इन्फ्रेंस है, पहला ऑप्शन ये बोल रहा है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू इंश्योर एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। कि क्या ये इम्पॉर्टेंट एजेंडा है कंट्रीज़ का, मतलब बोल रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट एजेंडा है कंट्रीज़ का कि वो अराउंड द वर्ल्ड ये इंश्योर करे कि एक्सेस मिल सके उनको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का। बट पैसेज का तो टोन तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर है ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। साथ ही साथ ये भी कि सिर्फ इसी के लिए ही कि एक्सटर्नल गुड फाइनेंसिंग का एक्सेस मिल सके इसलिए यही बस एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा थोड़ी ना है भाई। यहाँ पे बोला ना इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो उससे इन्हांस होती है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग फर्म की और ग्रेटर इन्वेस्टमेंट आता है, हायर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये सारे हैं, सिर्फ एक ठोक नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट एजेंडा कंट्रीज़ का सिर्फ यही बस नहीं है कि गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होगी, तो ये बहुत ज़्यादा नैरो इंटरप्रेट कर रहा है पैसेज को। हाँ ये सही ज़रूर है लेकिन पूरे पैसेज को अच्छे से कम्प्लीटली इंटरप्रेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये तो लॉजिकल इंटरेस्ट ओके बेस्ट रिफ्लेक्ट, तो ये रिफ्लेक्ट तो कर रहा है लेकिन बेस्ट नहीं पूरे पैसेज को। सेकंड ये बोल रहा है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म। हाँ यही चीज़ पैसेज यही बताने का ट्राई करें कि कैसे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से इन्वेस्टर्स है उनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस होने से। तो दैट कुड बी द आंसर और पैसेज को भी परफेक्टली समराइज भी कर रहा है। देन सी क्या बोल रहा है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर करते हैं दैट द फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कहाँ पर ये बोला भाई कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट है वो इंश्योर कर रहे हैं, नहीं तो बल्कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होने के कारण उनको फ़ायदा मिल रहा था इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट का, ये बता रहा था। ये तो उल्टा ही इंटरप्रेट कर दिया। डी क्या बोल रहा है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर द रोबस्ट सप्लाई चेन की तो बात ही नहीं चल रही है, आउट ऑफ स्कोप है ये तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन बोल रहा है कि एलिफेंट्स आर द लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स creating clearings in the forest, preventing outgrowth of certain plant species and allowing space for regeneration of others। बोल रहा है कि जो एलिफेंट है वो लैंडस्केप के आर्किटेक्ट है जो क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग क्लियरिंग इन द फॉरेस्ट, प्रिवेंटिंग आउटग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं सर्टेन प्लांट स्पीसीज़ के, एंड अलाउइंग स्पेस फॉर द रीजनरेशन ऑफ अदर्स, और अलाउ करते हैं स्पेस देते हैं कि ताकि बाकी रीजनरेट भी कर सके, विच इन टर्न प्रोवाइड सस्टेनेंस टू अदर हर्बीवोरस एनिमल्स, ताकि और इन टर्न क्या होता है सस्टेनेंस है हर्बीवोरस एनिमल्स का वो बेनिफिट होता है। एलिफेंट्स ईट प्लांट्स फ्रूट्स एंड सीड्स प्रोपागेटिंग द सीड्स व्हेन दे डेफिकेट इन अदर प्लेसेस एज दे ट्रैवल। तो एलिफेंट्स है वो प्लांट खाते हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स खाते हैं, और सीड्स है वो प्रोपोगेट भी हो जाता है क्योंकि जब एलिफेंट जब डेफिकेट करते हैं तो उसके थ्रू जो सीड्स है वो सॉइल में पहुंचते हैं। एलिफेंट डंग प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एक्ट्स एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड
और इंसेक्ट्स। तो जो एलिफेंट डंग है वो नरिशमेंट देता है प्लांट्स को, क्योंकि फर्टिलाइज़र का काम करता है। एनिमल्स के लिए भी वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, क्योंकि उस डंग में इंसेक्ट्स वगैरह होंगे, वो ब्रीड करेंगे। इन टाइम्स ऑफ द ड्राउट दे एक्सेस वाटर बाय डिगिंग होल्स। अगर ड्राउट हो भी गया तो एलिफेंट को क्या करते हैं, डिग कर लेते हैं होल, और वहाँ पर से पानी को एक्सेस कर पाते हैं, और वो बेनिफिट करता है अदर वाइल्ड लाइफ को भी, है ना। तो पूरे पैसेज में एलिफेंट के थ्रू बाकी बता रहे हैं कि कैसे सीड्स, प्लांट्स, ये सब बेनिफिट हो रहे हैं, अदर स्पीसीज कैसे एलिफेंट के थ्रू बेनिफिट हो रही है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस क्या होगा दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज। फर्स्ट बोला है द होम रेंज ऑफ द एलिफेंट नीड्स टू बी वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। ऐसा बोला गया पैसेज में कि एलिफेंट का जो होम रेंज है वो बड़ा होना चाहिए और बायोडाइवर्सिटी वाला होना चाहिए। बल्कि एलिफेंट तो खुद ही मतलब बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहा है, इनकरेज कर रहा है कि वहाँ पर मतलब प्लांट सही से ग्रो हो पाए, रीजनरेट हो सके, बाकी सब। तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। एलिफेंट को ज़रूरत नहीं है बाकी की, बल्कि एलिफेंट है वो बाकी को हेल्प कर रहा है। देन सेकंड क्या बोल रहा है, एलिफेंट्स आर द की स्टोर स्पीसीज एंड द बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। हाँ, ये सही बोल रहा है कि ये कैसे बायोडाइवर्सिटी को बेनिफिट कर रहा है वो बता रहा है। तो दैट कुड बी द करेक्ट आंसर। अभी बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, इससे बेटर ऑप्शन मिला तो वो सही हो जाएगा। रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन द फॉरेस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट। मतलब एलिफेंट नहीं होगा तो वहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी। तो हिमालयास, ये वेस्टर्न घाट जहाँ पर एलिफेंट नहीं है, मतलब और भी बहुत सारे एरियाज जहाँ पे एलिफेंट नहीं है, तो क्या वहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी नहीं है, हम ये बोल सकते हैं? नहीं ना, लॉजिकली ही सही नहीं है ये। डी क्या बोल रहा है, एलिफेंट्स आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विद स्पीसीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ये बात यहाँ तक सही थी कि एलिफेंट्स हम कैपेबल है रीजनरेट करने में फॉरेस्ट को, बट विद स्पीसीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या एलिफेंट? नहीं तो गलत। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, फिर यहाँ पर से नेक्स्ट में करते हैं।